माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं ये कल मैंने आपको बताया। अब आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं इसे आज आपको सीखना है। देखिए, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। पहली बात तो यह है कि हमें ये देखना है कि क्या ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं या नहीं। तो आप जानते हैं कि इसकी पहचान क्या है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि आता है तथा कार्य आरंभ करने का निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम या कार्य आरंभ करने की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम, इन दोनों में से कोई दिया रहता है तो वह वाक्य कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। गौर से देखिए, यहाँ रहा हूँ है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि आया हुआ है। तथा सब में देखिए 2 वर्षों से यह पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है, बचपन से यह पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, 3 दिनों से पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, 4 महीनों से यह पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है, 4 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, शाम से यह पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, 2 जुलाई 2020 से पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या अंतर है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कार्य आरंभ करने का निश्चित समय, अर्थात कर्ता किसी कार्य को जब से आरंभ करता है तो उस समय को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और फार का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। और आप जानते हैं पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। कर्ता को किसी कार्य को करते हुए कितना वक्त बीत चुका है वह पीरियड ऑफ टाइम बताता है। और इसकी माप हम सेकंड में, मिनट में, घंटा में, दिन में, महीना में, हफ्ता में, वर्ष में और शताब्दी में हम कर सकते हैं। क्योंकि समय के जो मात्रक होते हैं उन्हीं को हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। और आप जानते हैं कि समय का सबसे सूक्ष्मतम मात्रक सेकंड है और सबसे बड़ा युग है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम फार का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ कि कार्य कब आरंभ हुआ, सुबह से हुआ, दोपहर से हुआ, शाम से हुआ, रात से हुआ, आज से हुआ, कल से हुआ, सोमवार से, मंगलवार से, गुरुवार से, बुधवार से इत्यादि। या बजे के संदर्भ में 4 बजे से, 2:30 बजे से, 3 बजे से, 6 बजे से, 4 बजे शाम से, 6 बजे शाम से, 9 बजे सुबह से, ऐसा आता है। या अवस्था बताता है जैसे बचपन से, बुढ़ापे से, नौजवानी से, ठीक है ना। या डेट बताता है 2 जुलाई से 10 अक्टूबर से, 11 नवंबर से, 12 दिसंबर से, है ना। या सन बताता है 1980 से, 1995 से, 2010 से, 2020 से। ये सब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ही हुआ कि कार्य कब से आरंभ हुआ है। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ कि कार्य जो आरंभ हुआ है उस कार्य को बीते हुए कितना समय हुआ। जैसे मैंने कहा कि मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पढ़ाते हुए आपको 4 घंटे हो गए। वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, वहां पर हम फार का प्रयोग करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। चूंकि आज स्पेस कम है, आज भी मैं आपको लिखित रूप नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। इसका लिखित रूप मैं आपको दे दूंगा। सिंस और फार का डिटेल में प्रयोग कैसे होता है कल मैं दे दूंगा, लेकिन आज मैंने नियम लिख दिया है। तो मान लीजिए अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं कि नहीं। देखिए यहाँ से क्या से आरंभ हुआ है और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्यों और नहीं। यह इंट्रोगेटिव है, यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। और यह क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। और यह क्या है, इंट्रोगेटिव है। यह क्या है, इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। यह क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। और इसे यह इंट्रोगेटिव है और यह इंट्रोगेटिव है। तो इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। आइए, हमने नियम लिखा है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद का नियम। इसमें क्या करते हैं, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स आए हैं, जैसे कौन, किसे, कहाँ, कब, कितने, ठीक है ना, या किसका, किसे, ठीक है ना, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब आया हुआ है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिख देंगे। इसलिए हमने लिखा है इंट्रोगेटिव वर्ड जो बीच में होंगे। अगर मान लीजिए वाक्य क्या से आरंभ है तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, या तो हैज लिखेंगे या हैव सब्जेक्ट के अनुसार। और हैज और हैव का प्रयोग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उसके बाद क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, अगर बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आता है
तो हैज और हैव हर हाल में आना है। क्या से आरंभ होगा? तो वाक्य हैज या हैव से आरंभ होगा। अगर बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स आए हैं फिर भी हैज और हैव तो अवश्य आना ही है। इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद भी हैज और हैव आएंगे, और यदि हैज हैव से आरंभ होते तो कोई बात नहीं है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं रहेंगे। और उसके बाद से हम सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे। फिर देख लेंगे कि क्या वाक्य में नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे, अगर कभी नहीं आया है तो नेवर लिखेंगे, दोनों नहीं आए हैं छोड़ देंगे। उसके बाद बी लगा देंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद आईएनजी होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म होगा, उसके बाद से सिंस या फार होगा, उसके बाद से टाइम होगा प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, और इस तरह से ये ट्रांसलेशन बनेगा। आइए हम बनाते हैं। पहला वाक्य है, क्या मैं 2 वर्षों से उसका विरोध कर रहा हूं। तो क्या है? तो हमें हैज या हैव रखना पड़ेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्ता मैं है, मैं का अंग्रेजी होता है आई के साथ लगता है क्या? हैव, तो लिखेंगे हैव। और हैव के बाद देखिए क्या लिखा है? सब्जेक्ट हो जाएगा आई। फिर निगेटिव वर्ड दिया नहीं है तो हम आएंगे बीन पर, हैव आई बीन। और उसके बाद से क्रिया में आएंगे। विरोध करना क्रिया है, विरोध करना का अंग्रेजी होता है प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट में आप आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रोटेस्टिंग। और फिर हम रखेंगे किसको? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? उसका, तो उसका अंग्रेजी हो जाएगा हिम या हर, तो यहाँ लिखेंगे प्रोटेस्टिंग हिम। और फिर लिखेंगे सिंस या फार, तो 2 वर्षों से फार ये रखेंगे क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ लिखेंगे फार, तब लिखेंगे 2 years, फॉर 2 years, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यह बन गया हैव आई बीन प्रोटेस्टिंग हिम फॉर 2 years। दूसरा वाक्य है, वह बचपन से इस गांव में क्यों नहीं रह रहा है। गौर से देखिए इसमें क्यों बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आया है। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे, क्यों का अंग्रेजी होता है वाई। अब उसके बाद से हम रखेंगे हैज या हैव, तो हैज और हैव हम कर्ता के अनुसार रखते हैं। हमारा कर्ता है वह, और यह मेल है तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा ही, और ही के साथ लगता है हैज, तो लिखेंगे वाई हैज। तब लिखेंगे सब्जेक्ट ही। तब देखिए निगेटिव वर्ड आ गया है नहीं, इसका लिखेंगे नॉट। और उसके बाद आ जाएगा बीन, और उसके बाद फिर कह रहा है क्रिया में आईएनजी। रहना क्रिया है, रहना का अंग्रेजी होता है लिव, और लिव में आईएनजी जोड़ेंगे लिविंग। और उसके बाद से लिखेंगे क्या? वह इस गांव में दिया है तो लिखेंगे इन दिस विलेज, करेक्ट। और इसके बाद हम लिखेंगे सिंस या फार, तो बचपन पॉइंट ऑफ टाइम में आता है, हम यहाँ लिखेंगे सिंस। और आप जानते हैं बचपन का अंग्रेजी होता है चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये बन गया व्हाई हैज ही नॉट बीन लिविंग इन दिस विलेज सिंस चाइल्डहुड। तीसरा वाक्य है, क्या वह 3 दिनों से बाजार कभी नहीं जा रही है। तो क्या है? तो हैज या हैव का हम प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं करता है वह, और यह फीमेल है, इसका अंग्रेजी सी होगा, तो उसके साथ हम प्रयोग करते हैं हैज का, तो लिखेंगे हैज सी। और उसके बाद से देखिए नेगेटिव वर्ड आया है कभी नहीं, तो लिखेंगे नेवर। और नेवर के बाद हम लगा देंगे बीन। और उसके बाद से जाना अगर ये होता है क्रिया गो, गो में आप आईएनजी लगाएंगे गोइंग। और उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट है बाजार, तो बाजार की अंग्रेजी मार्केट होती है, वो प्लेस है, उसके पहले हम प्रीपोजिशन लगाते हैं टू मार्केट, करेक्ट। और उसके बाद से लिखेंगे सिंस या फार, तो 3 दिनों से पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है, इसलिए हम लिखेंगे फॉर, तब हो जाएगा 3 days, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये बन गया हैज सी नेवर बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 3 days। अगला वाक्य है, वे सुबह से कहाँ काम कर रहे हैं। कहाँ आया है तो कहाँ का अंग्रेजी हो जाएगा वेयर, और उसके बाद से लिखेंगे हैव। क्या? इसका कारण यह है कि हमारा करता है वे, और वे का अंग्रेजी क्या होता है दे, तो वेयर हैव दे। और फिर से लिखेंगे बीन। बीन के बाद काम करना का अंग्रेजी होता है वर्क, क्योंकि वर्क माने काम भी होता है और वर्क माने काम करना। वर्क नाउन भी है और वर्क वर्ब भी है, तो यहाँ पर हम वर्क को वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, अगर डूइंग का प्रयोग करते हैं तो वर्क लिखना पड़ेगा। चलिए हम उसी तरह से बनाते हैं, तो वेयर हैव दे बीन, और उसके बाद से हो जाएगा डू में आईएनजी डूइंग, कह रहे हैं काम, डूइंग वर्क। अब फिर कह रहा है सुबह से, तो से का अंग्रेजी हो जाएगा सिंस, क्योंकि सुबह जो है पॉइंट ऑफ टाइम में आता है, सिंस मॉर्निंग, करेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये बन गया वेयर हैव दे बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य है, क्या हम लोग 4 महीनों से उनका पीछा नहीं कर रहे हैं। तो क्या है? तो हमें हैज और हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। करता हमारा है हम लोग का अंग्रेजी होता है वी, तो वी के साथ लगता है हैव।
तो लिखेंगे हैव, और फिर क्या हो जाएगा बी। अब उसके बाद से निगेटिव वर्ड है नहीं, तो लिखेंगे नॉट, और फिर हो जाएगा बीन। और उसके बाद है पीछा करना। पीछा करना का ये होता है चेज, और चेज में आप अगर आप आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा चेजिंग। और उसके बाद से उनका का अंग्रेजी होता है देम, ठीक है ना। और उसके बाद से फिर हो जाएगा 4 महीनों से। तो ये 4 महीने ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे फॉर का, और उसके बाद हो जाएगा फॉर 4 मंथ्स, करेक्ट। और ये बन गया साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हैव वी नॉट बीन चेजिंग देम फॉर 4 मंथ्स। अगला वाक्य है तुम 4 बजे से उसे धोखा कैसे नहीं दे रहे हो। कैसे आया है, तो इसके अंदर हो जाएगा हाउ, और हाउ के बाद आएगा हैव, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट होगा तुम का अंग्रेजी होता है यू के साथ लगता है हाउ हैव यू। अब उसके बाद से निगेटिव वर्ड है नहीं, नॉट लगा देंगे। अब उसके बाद हो जाएगा बीन, और फिर धोखा देना का अंग्रेजी होता है चीट या डिसीव। चीट माने धोखा देना, या डिसीव भी। आइए हम डिसीव लिखते हैं, तो डिसीव में आईएनजी हो जाएगा डिसीविंग, DECEIVING, डिसीविंग। और उसे का हो जाएगा हिम। और कह रहा है 4 बजे से, तो 4 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है, इसको लिखेंगे सिंस, और फिर ये हो जाएगा 4 o'clock, करेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये बन गया हाउ हैव यू नॉट बीन डिसीविंग हिम सिंस 4 o'clock। 7वां वाक्य है तुम शाम से किसे पुकार रहे हो। किसे शब्द आया है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो यहाँ लिखेंगे हूं। और उसके बाद से आपका करता है तुम का अंग्रेजी होता है यू के साथ लगता है और तब सब्जेक्ट हो जाएगा यू। और क्रिया है पुकारना का लेते हैं काल में आप आईएनजी लगाएंगे काले। अब सवाल उठता है कि हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो देखिए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, किसे, यानी किसे का अंग्रेजी होता है हूं, और उसके बाद से कालिंग। और ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट है किसे, तो किसे का अंग्रेजी होता है हूं, तो whom is playing double role, one for interrogative word, another for object also. So no need to write object again because we have already written in the previous of the sentence also. So whom को हमने लिख दिया है, तो फिर whom लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद रखेंगे since या for। आप जानते हैं शाम से, शाम के अंग्रेजी इवनिंग, और शाम होता है पॉइंट ऑफ टाइम में, यहाँ लिखेंगे since, और since के बाद हो जाएगा इवनिंग, और उसके बाद से साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हो जाएगा whom have you been calling since evening। लास्ट सेंटेंस है कौन तुम्हें 2 जुलाई 2020 से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इंट्रोगेटिव वर्ड है कौन, और कौन ही सब्जेक्ट भी है, कौन ही पुकारने का काम कर रहा है और कौन ही इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो यह डबल रोल में है। कौन के अंग्रेजी होता है हु इज प्लेइंग डबल रोल, वन फॉर इंट्रोगेटिव वर्ड, वन फॉर सब्जेक्ट आल्सो। नाउ फर्स्ट वी शैल राइट हु, हियर वी विल राइट हु। उसके बाद आएगा हैज या हैव, तो हैज और हैव का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार करेंगे। कर्ता हमारा है कौन, और कौन का अंग्रेजी क्या होता है हु, तो हु आया है, यहाँ हु एक वचन है, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ देख रहे हैं रहा है। अगर वाक्य ऐसा होता कि कौन तुम्हें 2 जुलाई 2020 से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कौन वहां पर बहुवचन होगा, क्योंकि रहे हैं, और रहा है यानी एक व्यक्ति है, तो हु यहाँ पर एक वचन है। हु जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, जैसे हु इज कमिंग कौन आ रहा है, और हु आर कमिंग कौन आ रहे हैं, तो जब आर लग जाएगा तो हु वहां पर बहुवचन हो जाएगा, और हु में के साथ इज लगेगा तो एक वचन हो जाएगा। यहाँ पर हु एक वचन है क्योंकि रहा है, तो हु के साथ लग जाएगा आपका हैज। अब फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, तो मैंने अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट आपका हु है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और ये सब्जेक्ट भी है। तो ऑलरेडी जब ये पहले से आ चुका है तो नो नीड टू राइट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज बीन रिटन ऑलरेडी फर्स्ट। उसके बाद से देखेंगे नॉट या नेवर, इन दोनों में से किसी का प्रयोग करना ही नहीं है। फिर आ जाएगा बीन, तो हु हैज बीन। और उसके बाद से वर्ब में आईएनजी, पढ़ाना क्रिया है, पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, और टीच में आप आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा टीचिंग। और उसके बाद से क्या है, और तुम्हें, यह आपका कर्म है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्रत्यक्ष कर्म है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सॉरी, तो इसको लिखेंगे यू। और उसके बाद से क्या हो जाएगा इंग्लिश, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश। और उसके बाद से 2 जुलाई 2020 से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है क्योंकि कार्य आरंभ होने का निश्चित समय है, यहाँ हम प्रयोग करेंगे किसका, सिंस का। और उसके बाद से 2 जुलाई को हो जाएगा 2 जुलाई 2020, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये बन गया हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस 2 जुलाई 2020। तो मैंने आज आपको यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के
इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, इस प्रक्रिया को मैंने आपको बताया। अब आगे इसके कल हम चर्चा करेंगे, वह होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज ये चीजें मैंने आपको पढ़ाया। धन्यवाद।